नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट का यह पार्ट 2। वीडियो के पार्ट 1 में प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो 1 से 10 तक प्रश्नों की अति विस्तृत व्याख्या करते हुए 1 से 10 प्रश्नों को कवर किया था, उससे आगे कड़ी में देखते हैं, यानी 11 से यह प्रश्न शुरू होगा और यह 28 और 29 अक्टूबर को होने वाले यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसकी उतनी अधिक विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन इसकी व्याख्या संक्षेप में करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो इसमें 11 नंबर से प्रश्न शुरू होता है, तो इसमें 11 को देखते हैं। इसमें 11 नंबर कह रहा है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, यानी गेहूं में। इसकी व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या केवल यहाँ देखेंगे। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ माना जाता है। हरित क्रांति के पश्चात देश में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। गेहूं के पश्चात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल के उपज पर देखा गया, यानी गेहूं के पश्चात देखें तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, वह चावल के उत्पादन में पड़ा था। नेक्स्ट इसमें देखें 12 नंबर प्रश्न को। तो 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर देखें, तो 12 का जो सही आंसर है वो बी है। बी मीन्स 1949 में। इसकी संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। आरबीआई इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए पूंजी के साथ हुई थी। 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो पूछ क्या रहा है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में। किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1934 के एक्ट के तहत की गई। इसमें 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई थी शुरुआती दौर में। ये 12 नंबर प्रश्न रहा। 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। 13 का जो सही आंसर है, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन संबंधित है, यानी इसका जो सही आंसर वो सी है, कच्चा तेल उत्पादन संबंधित जो काली क्रांति है। हरित क्रांति को देखते हैं, तो इसमें अन्य क्रांतियों को भी थोड़ा ऐड कर लें। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति जो टमाटर या मांस उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और काली क्रांति को हमने देखा कच्चा तेल उत्पादन से। यानी कच्चा तेल जो है, यह कच्चा तेल जो काली क्रांति से, मत्स्य उत्पादन जो है यह नीली क्रांति है, यानी नीली क्रांति या काली क्रांति। और कोयला जो उत्पादन है, कोयले के उत्पादन को हमने देखा, क्रांति जो है मांस या टमाटर उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और तो इस तरह से ये क्रांतियां रही संबंधित क्रांति। तो इसमें 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर है, यानी 14 का सही आंसर ए, 1 जनवरी 2015 से। इसको देखते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट इसमें 15 नंबर प्रश्न है। 15 को देखते हैं। तो 15 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। यहाँ से विज्ञान आपका शुरू है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर बी है, एंगस्ट्रॉम है, यानी 15 का जो सही आंसर बी है। इसको देखते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम यानी ए पावर इससे शून्य कर दिया जाता है या 0 किया जाता है, बराबर होता है 10 पावर 10 मीटर। 10 पावर 10 मीटर जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। नेक्स्ट इसमें 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो टीवी यानी टेलीविजन रिमोट कंट्रोल डाटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी 16 का जो सही आंसर ए है, इंफ्रारेड तरंग पर। टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है इंफ्रारेड तरंग पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या भी देख लेते हैं।
तो जो है टीवी यानी टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगों इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगें लंबी तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं जो कि रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अवरक्त तरंगें अदृश्य होने के कारण रिमोट का प्रयोग करते समय दिखाई नहीं देती हैं। इसको और थोड़ा कुछ ऐड कर लेते हैं इसकी व्याख्या में, तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी बैगनी, पी नाला जो है ये 7 प्रकार के रंग होते हैं। और जो आप यानी इसमें लाल है, नीला है, पीला है, नारंगी है, नीला है और ये आपका बैगनी है। तो इस प्रकार से इसमें 7 रंग हैं। 7 रंग में देखें तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य 7 रंगों में जब सबसे ज़्यादा तरंग लाल का होता है, सबसे कम इसमें बैंगनी को होती है। और आवृत्ति देखें तो सबसे कम जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति सबसे कम, आवृत्ति जो होती है सबसे कम लाल की होती है और बैगनी की आवृत्ति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी ऊर्जा भी सर्वाधिक होती है, अर्थात बैगनी की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, लाल की ऊर्जा सबसे कम होती है। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण ये काफ़ी दूर तक जाता है, इसलिए जो खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है ताकि वो काफ़ी दूर तक दिखाई दे। तो यहाँ पर चूँकि हम दूसरी चीज़ टीवी रिमोट कंट्रोल के बारे में देखते हैं, तो जो तरंगें होती हैं उसको देखें तो ग एप द्रि अहवा ये जो होती है तरंगें होती हैं। तो इसमें जो होती यानी ये बीच में जो है दृश्य किरणें हैं और ये वायरलेस हर्ट्ज और ये अवरक्त किरणें जो होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है ज़्यादा होती है, इसलिए ये दृश्य जो होती है आपकी, ये आपकी अदृश्य किरणों में होती है, इसको नहीं देखा जा सकता। ये दृश्य किरणें जो होती हैं ये बीच में, और ये जो आपकी है ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी एक्सरेज और गामा ये अति खतरनाक किरणें होती हैं, जबकि अवरक्त किरणें उतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि इन तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण इनकी आवृत्तियाँ अति कम होती है, इनकी ऊर्जा अति कम होती है। बीच में दृश्य किरणें होती हैं जिनका जो तरंग दैर्ध्य रेंज जो होता है 4800 से 7800 के बीच में, यानी 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होती है इसकी तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। तो ये कुछ इसमें विशेष जानकारी के रूप में हमने ऐड कर दिया। 17 नंबर को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है विटामिन ए को डंडट किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का सही आंसर सी है, रेटिनाल है, यानी विटामिन ए को रेटिनाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं, तो विटामिन ए को रेटिनाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें और यानी जो विटामिन आपकी होती हैं, यानी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है, यानी जो आपकी ये मुख्य रूप से देखें तो ये जो 6 प्रकार के विटामिन हैं इसमें बी और सी जो है यह जल में घुलनशील होती है और जो 4 शेष हैं यह आपकी जो होती है वसा में घुलनशील होती हैं। इसके बाद इन सबों का रासायनिक नाम याद करने का तरीका देखें तो ये कह सकते हैं रथ पर एक टाफे, ये जो होता है इसका रासायनिक नाम याद करने, एक इसमें साइलेंस इसको काट देते हैं। तो ये जो होता है यानी विटामिन ए के लिए र मीन्स रेटिनाल, थायमिन यानी विटामिन बी के लिए है, और पर जो है इसमें जो है आपका बी सी, ये सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए और ये के लिए है, सी के लिए है, और डी जो होगा आपका और ई और के है में रहेगा। तो यानी विटामिन ए का जो है रेटिनाल है और विटामिन बी का थायमिन है, और जो विटामिन आपका सी है वह ए स्कारबिक एसिड है, और जो है विटामिन इसमें जो डी है कॉफीसिराल है, यानी इसमें जो कैप्सुराल है वो विटामिन डी के लिए है, और ई को देखें तो टोकोफेराल है, टोकोफेराल जो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, और के जो है फिलोक्विनोन है, के का जो है वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है। इसके बाद देखें तो राइबोफ्लेविन जो है, ये राइबोफ्लेविन जो लिखा है विटामिन B2 का है, क्योंकि विटामिन जो होता है विटामिन जो बी है वह कुल मिलाकर के विटामिन 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 प्रकार के जो विटामिन बी है ये खुद जो है 8 यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स के रूप में B1 से लेकर के B1 B2 B3
B3 के बाद B5, B6, B7, B11, B12 के रूप में विटामिन बी कम्प्लेक्स पाई जाती है। और विटामिन जो B1 है वही मुख्य रूप से थायमीन उसका वैज्ञानिक नाम है, इसके बाद अन्य का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें जो रिबोफ्लेक्सिन है यानी राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है यानी गलेगी? तो 18 का जो आंसर सही हुआ ए है यानी गैलियम है। इसकी व्याख्या देखें तो गैलियम जो सूत्र होता है Ga होता है का परमाणु क्रमांक 31 है, यानी परमाणु क्रमांक जो है 31 है। यह शुद्ध अवस्था में मुलायम एवं चमकदार होता है। यह साधारण तापमान पर तथा हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकों या सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। कैल्शियम जैसा हम जानते हैं Ca होता है, जिंक जोटा Zn होता है, मैग्नीशियम Mg इसका संकेत होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 19 का सही आंसर देखें, 19 का जो सही आंसर वो डी है यानी NH2 ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस CO इसका सही आंसर है। तो 19 का सही आंसर की व्याख्या करें तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, यानी एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन पाया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से होता है। यूरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरक शक्ति पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति हेतु किया जाता है। यह प्रयोगशाला में बनाया गया हेतु क्रिया जाता है कार्बनिक यौगिक, यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सिखाने का सेवा जो सर्वप्रथम जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया गया तो यूरिया को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें 20 नंबर है। भारतीय संविधान में यानी संविधान से यहाँ शुरू होता है, तो इसमें देखें संविधान से 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें देखते हैं विज्ञान से 5 प्रश्न थे, तो अगले नेक्स्ट इसमें देखें जो सिलेबस के हिसाब से है तो इसमें 5 प्रश्न संविधान से भी पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बीच में एक सही आंसर बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको देखें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 यानी इसमें जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और देखें तो इसमें जो है सोवियत संघ से जो लिया गया है वो आपके जो मुख्य रूप से देखें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सोवियत संघ USSR से ली गई है। और लिया गया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने देखा जो कि प्रश्न पूछा गया मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अन्य जो प्रावधान लिए गए उसमें देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता भी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही है। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। निर्वाचित राष्ट्रपतियों एवं उसमें महाभियोग भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी एवं वित्तीय आपात जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम या UK से देखें तो इसमें जो है संसदात्मक प्रणाली यानी संसदात्मक सांसद प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी यूनाइटेड किंगडम से ली गई। इसके बाद आयरलैंड के सिद्धांत देखें तो ये कई बार पूछा गया नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नीति निर्देशांक सिद्धांत वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कई बार एग्जाम पूछा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन यानी जो राष्ट्रपति जो होते हैं जो कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वह जो शक्ति या जो लिया गया संविधान में वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसके बाद कुछ और इसमें देख लें तो इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची यानी पूछा जाता है समवर्ती सूची संविधान के मतलब किस देश से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत समवर्ती सूची का प्रदान किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी और संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से लिया। जर्मनी के देखें तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन द्वारा राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा के संविधान देखें तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच
शक्ति विभाजन जी कर्नाटक संविधान। दक्षिण अफ्रीका देखें तो संविधान संशोधन है, दक्षिण अफ्रीका जो होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जापान संविधान देखें तो जापान संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान संविधान से लिया गया है। प्रश्न देखते हैं तो कौन से संविधान में राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। यानी अभी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन यहाँ पूछ दिया है तो इसको देखते हैं। यानी करा कि कौन से संविधान से यानी किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP यानी राज्य के नीति तत्व का मतलब यही हुआ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हम ऊपर देख चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं 21 का जो सही आंसर है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो 21 का जो सही आंसर है वो आपका C है। C मीन्स आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। इसकी व्याख्या देखते हैं तो भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड यानी आयरिश के संविधान से अपनाए गए हैं, जबकि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघ और राज्य संबंध कनाडा और आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ग्रुप से 22 भाग हैं, उन भागों में चर्चा कर लें तो पहला जो संविधान का भाग है, पहले में संघ है उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है। संघ और राज्य क्षेत्र संविधान के एक अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। दूसरे भाग में जो नागरिकता है वह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और तीसरा जो संविधान का भाग है वह मौलिक अधिकार संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बाद संविधान का भाग जो 4 है उसको देखते हैं, यहाँ पर संबंधित नहीं है। संविधान का भाग 4 जो है यह नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP संबंधित है और इस संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद इसमें जो संविधान का भाग 4 है, 4 जो है यह मूल कर्तव्य संबंधित है, जिसको हमने देखा कि USR या रूस के संविधान से लिया गया है और इसका जो संविधान वर्णन है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो भाग 5 है, संविधान का भाग जो 5 है वह संघ से संबंधित है। यानी भाग 5 को देखें, भाग 5 जो है यह संघ से संबंधित है और यह जो संविधान में इसका वर्णन है 52 से लेकर के 151 तक के संघ का वर्णन है। इसके बाद भाग 6 को देखें तो भाग 6 जो इसमें है वो राज्य से संबंधित है, यानी राज्य का जो वर्णन है संविधान के भाग 6 में वर्णन किया गया है और यह जो आपका है 152 से लेकर के 237 तक इसमें राज्यों का वर्णन है। इसके बाद देखें तो संविधान का जो भाग 7 है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं और जो 8वां है यानी ये जो पूछा 7वां ज्यादा नहीं पूछा जाता, 8वां जो इसका भाग है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और जो इंपॉर्टेंट रूप से ज्यादातर पूछा जाता है पंचायतें हैं, यानी भाग 9 संविधान के भाग 9 में जो है वह पंचायतों का वर्णन किया गया और इनका जो अनुच्छेद है यानी पंचायतों का जो अनुच्छेद संबंधित है वह क्रम से आपका है 243 यानी 243 से 243 क से ड़ तक जो है पंचायतें हैं। और संविधान के भाग 9 क में देखें, 9 क में हमने क्या देखा पंचायतें, 9 क में क्या है तो 9 क में जो वर्णन किया गया वो नगर पालिकाएं हैं और उनका संविधान भाग 243 तो से 243 जो है आपका वह है य 6 तक जो है वो नगर पालिकाएं हैं। और संविधान का जो 9 ख है, ये भी कई बार पूछा जाता है, संविधान के 9 ख में सहकारी समितियां हैं और यह 243 य जो से य न तक है। इसके बाद मुख्य रूप से इसमें देखें कुछ और भाग को देखते हैं, संपूर्ण नहीं बल्कि जो महत्वपूर्ण भाग उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 11 नंबर जो है 11 जो है या 5 और 6 दोनों का ऐड होगा, यानी 5 संविधान के भाग 5 में हम जानते हैं कि संघ है और जो 6 है वो राज्य, दोनों को जोड़ दें तो संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए 11 जो आपका होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध जो होता है वो भाग 11 बताता है। इसके बाद देखें कुछ महत्वपूर्ण और इसमें तो जो है इसमें जो है 15 संविधान का भाग 15 जो है ये निर्वाचन संबंधित है। इसके बाद 17 जो आपका संविधान का भाग है राजभाषा से, 18 जो संविधान का भाग है वो आपातकाल संबंध रखता है। इसके बाद 20वां जो भाग है संविधान का वो संविधान संशोधन से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण संविधान के भाग है और उसके अनुच्छेद को संक्षेप में देखा है। यह अनुच्छेद जो आपका संबंध रखता है 224 से 300 निर्वाचन जो 324 से 329 तक में जो है भाग 15 में निर्वाचन है। 17 जो राजभाषा है वो आपका 343 से यानी 443 से जो है 351 तक जो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। आपात उपबंध देखें जो कि भाग 18 में या 352 से 360 तक है, यानी 18 जो है 352 से लेकर के 360 तक इसमें आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। इसके बाद संविधान संशोधन जो है जो भाग 20वें में है, यानी 20वें भाग में जो संविधान संशोधन है ये संविधान के 368 अनुच्छेद से संबंधित है। देखते हैं तो 22 में अति महत्वपूर्ण है। इसके आंसर को देखते हैं तो भारत का संविधान दिवस, इसका जो आंसर सही है वह आपका जो 22 का आंसर सही है वो डी है, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आता है, मनाया जाता है। तो इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर मनाया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। याद रखना है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे, जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और जबकि इसको बनाया गया था, बनाने का कारण इसको जो संविधान दिवस मनाया जाता है और जबकि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस होता है भारत का और 26 नवंबर 1949 को इसको बनाया गया था या कहा जा सकता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया था, इसलिए जो इसे संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट आपका यह जो इसमें प्रश्न आता है 23 नंबर है। 23 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जो इकोनॉमी के कुछ प्रश्न शुरू होते हैं, यानी आर्थिक होंगे। यह निर्णय लेने का अधिकार, ये भी अभी संविधान से संबंधित है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है। तो 23 का जो सही आंसर देखें तो ये बहुत ही आसान है, ये है लोकसभा अध्यक्ष ये लेता है कि ये मुद्रा बिल यानी धन बिल है अथवा सामान्य बिल है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं 23 नंबर। 23 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110(3) यानी संविधान का जो अनुच्छेद 110 का उसमें जो सब आर्टिकल 3 है उसमें कहा गया है कि अंतर्गत कोई विधेयक, धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष होगा वही निर्णय लेगा।
10 से केवल अनुच्छेद 110 उसके बारे में देखें तो धन विधेयक की परिभाषा बताता है, और उसी अनुच्छेद 110 का सब आर्टिकल जो 3 है यह बताता है कि निर्णय लेने का अधिकार किसको है, कि बिल जो है मुद्रा बिल अथवा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है या निर्णय दिया गया है 110 सब आर्टिकल अनुच्छेद 110 के सब आर्टिकल 3 द्वारा। इसके बाद इसमें देखें तो जो अनुच्छेद 112 है वह वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, यानी इसी के आधार पर जो होता है प्रत्येक वर्ष जो होता है यानी प्रत्येक वर्ष जो होता है केंद्र सरकार या संघ राज्य सरकार जो है प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष यानी जो होता है बजट पेश करती है संसद में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न इसमें होगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर नहीं बल्कि 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, बी नहीं बल्कि डी है, डी मींस कलकत्ता। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय। इसमें देखते हैं व्याख्या में, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 यानी 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना की गई। 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक था, यानी पहले जो बनाया गया उसमें कलकत्ता है। उच्च न्यायालय के बारे में कुछ और यानी विस्तृत थोड़ा सा व्याख्या इसको ऐड कर लेते हैं। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 का जो है, इसके अंतर्गत देखें कि उपबंधों के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसमें जो बॉम्बे है वो भी आपका 1862 में ही किया गया। इसके साथ कोलकाता में भी इसको हमने देखा कि सबसे पहले यही बनाया गया, जो कि इसके बनाने का क्रम देखें तो आपका जो है 1 जुलाई 1862 को सबसे पहले कलकत्ता बनाया गया, 1862 में ही दूसरे स्थान पर जो है आपका बॉम्बे बनाया गया। इसके बाद मद्रास में 1862 में ही बनाया गया था। तो सबसे पहले पूछा है तो कलकत्ता में, लेकिन समय से पूछा जाए यानी एक साथ जो बनाया गया एक ही साल में, तो 3 जो उच्च न्यायालय बनाए गए थे 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत, इसमें सबसे पहले कलकत्ता फिर बॉम्बे, इसके बाद मद्रास में बनाया गया। और उसके बाद कुछ और ऐड करें तो 1866 इसमें कुछ और ऐड करते हैं। 1866 में 4th हाई कोर्ट की स्थापना की गई इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की स्पेशल इंपॉर्टेंट है कि भारत का चौथा जो उच्च न्यायालय बनाया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया, यानी वो 1866 में बनाया गया। इसके बाद देखें तो 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7th अमेंडमेंट 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एवं एक संघराज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या यानी वर्तमान में जो भारत में हाई कोर्ट है कुल मिलाकर के 25 हाई कोर्ट है, यानी कुल हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है 25 है, और 2019 तक का है वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। और इसमें केवल 3 का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों तक है, यानी 25 में 3 ही ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में। इसमें देखें तो सबसे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। दूसरा महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, तीसरा गुवाहाटी हाई कोर्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल जो भारत में प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी यानी टेरिटरी हैं, तो 8 यूटी में से केवल दिल्ली में एक अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, वो भी बनाया था 1966 में जो है दिल्ली में, यानी जो 8 आपके जो यूनियन टेरिटरी है उसमें मात्र दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां पर केवल हाई कोर्ट की व्यवस्था 1966 की गई थी। इसके बाद देखें तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 221 तक हाई कोर्ट की गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया और आदि के बारे में बताया गया है। और ये भी साथ में ऐड करते चलें, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट है और 25 राज्य मानवाधिकार आयोग भी हैं। जितने हाई कोर्ट हैं उतने ही राज्य मानवाधिकार आयोग भी बनाए गए हैं। और इसमें कुछ जानकारी को मैं ऐड कर लें तो संविधान का अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 39 को जो है या 39A जो संविधान में जो कि DPSP यानी राज्य की नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। यानी ये जो अनुच्छेद जो 39A है इसमें प्रावधान करता है कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो 25 का जो सही आंसर है वो भी आसान है, बी यानी बी मींस चर्चिल जो से यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो डू या डाई का नारा दिया था। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो चर्चिल थे। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वर्ष 1940 यानी 1940 से 1945 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी ज्यादा फेमस है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने में भारतीयों को अपने चले जाने का एहसास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। तो जापान की लगातार बढ़ती शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणामस्वरूप चर्चिल ने जो प्रधानमंत्री थे, जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो परिणामस्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स